गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल तक जो है हम लोग बैटल ऑफ पलासी तक जो है कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें सिराजुद्दौला वर्ड क्लाइव के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो है उससे आगे बढ़ेंगे। आज हमारा लेक्चर 2 है और लेक्चर 2 में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं बैटल ऑफ बक्सर, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड द पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। सल्तनत शाह आलम, देयर वर द ईयर ऑफ द क्राइसिस इन द मुगल रूल। ये जो दौर था जिस समय शाह आलम को जो है एम्पेरर बनाया गया, इस समय जो है मुगल दौर में जो है काफ़ी क्राइसिस से गुजर रहा था। ठीक है, आलमगीर हैड बीन एम्पेरर सिंस 1754 बट वाज किल्ड बाय द इन्वेडिंग अफगान्स इन 1759। 1759 में अफगान के इन्वेड के दौरान जो है ये मारा गया था। दिल्ली वॉज द सीन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगान एंड मराठा, बिटवीन अफगान एंड मराठा के बीच में जो है ये सीन बना हुआ था। ईच ऑफ होम बैक्ड बाय द राइवल ग्रुप्स ऑफ मुगल नोबल्स। ठीक है, दोनों को जो है मुगल्स के जो नोबल्स थे वो लोग जो है दोनों को सपोर्ट कर रहे थे, राइवल ग्रुप्स को। ठीक है, मराठा जनरल कंसिडर्ड सेंडिंग द मुगल्स इनटू द परमानेंट एग्जाइल एंड प्लेसिंग द हिंदू मराठा इंपेरर ऑन द थ्रोन। मराठा का क्या था कि भाई मुगल को हटा करके जो है परमानेंट से जो एक्साइल में डाल करके प्लेस करेंगे कि हिंदू मराठा इंपेरर ऑन द थ्रोन। दे डिसाइडेड टू मुगल्स अथॉरिटी मेकिंग आलमगीर सेकेंड सन एज इम्पेयर एज शाह आलम सेकेंड। ठीक है, उसके बाद जो है ये लोग डिसाइड किए कि आलमगीर के सेकेंड सन को जो है इम्पेयर एज ए शाह आलम जो है ये लोग इसके बाद विधिवत रूप से जो है इम्पेयर बनाया गया। duly crowned in December 1759. Maratha then suffered a massive defeat when they took on the Afghans in 1761 at पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो है मराठाओं का जो है वॉर, उससे वो लोग काफ़ी सफ़र करे थे। आलम क्योंकि वो एक ऐसे किसी को खोज रहा था जिसके पास जो है पैसा और पावर हो, ठीक है, जिसकी वजह से जो फिर से जो है वो अपनी सत्ता को जो है दिल्ली के कैपिटल में बरकरार कर सके। फॉर द फर्स्ट 12 ईयर्स ऑफ हिज रीजन शाह आलम सेकेंड वॉज एन एम्पायर इन द एक्साइल। ठीक है, उसके जो पहले जो 12 साल थे उसके शासन काल के, उस दरमियान जो है वो एक एक्साइल में था। जो द मैन ट्राइंग टू बिल्ड हिज अथॉरिटी एट एवरी मोमेंट व्हेन द मुगल एम्पायर वाज सफरिंग ग्रेटेस्ट 18th सेंचुरी क्राइसिस। 18th सेंचुरी में जो क्राइसिस था उसमें जब मुगल जो है काफ़ी खराब दौर से गुजर रहा था, तो ये आदमी जो है पल पल ये सोचता था कि किसी तरह से जो है अपने अथॉरिटी को फिर से वो एस्टेब्लिश कर पाए। अब देखिए क्या है बैटल ऑफ बक्सर, ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट बैटल है। ठीक है, इसके बाद जो है इट मस्ट बी 22 बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764। एवरीथिंग वाज अबाउट टू चेंज। अब देखिए कि क्या है कि यहाँ से जो है इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन जो है पूरी तरफ से चेंज होने वाला है। क्यों चेंज होने वाला है? तो ब्रिटिशर्स को क्या मिल गया? तो ब्रिटिशर्स को मिल गया आपका दीवानी राइट्स मिल गया। दीवानी राइट का मतलब क्या है? सिविल रेवेन्यू टैक्स, यानी रेवेन्यू लेने का जो है उन लोगों को मिल गया। कहाँ कहाँ का? बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार। और सेकेंड क्या हुआ? शाह आलम बिकम अ पेंशनर फ्रॉम अ एम्पायर ऑफ मुगल्स। अब क्या ये सिर्फ रह गए पेंशनर बन करके रह गए फ्रॉम अ एम्पायर ऑफ मुगल्स। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला? तो इंडिया कंपनी दे गोट द मनी फ्रॉम द बंगाल, उड़ीसा, बिहार एज अ दीवानी राइट्स, मतलब सिविल रेवेन्यू टैक्स ये लोगों को मिलने लगा। दे बिकम लेजिटिमेट टू इम्पोज अ टैक्स इन इंडिया। ठीक है, अब वो लोग जो है लीगली कोई भी टैक्स को जो है इम्पोज करते थे इंडिया में। नेक्स्ट ये है कि आफ्टर गेटिंग अ दीवानी ऑफ द बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, फिर भी वो ये लोग लॉस में क्यों थी कंपनी? ठीक है, तो बट द कंपनी वाज स्टिल इन लॉस। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। कंपनी क्या थी कि उससे पहले जो है जब लड़ाई लड़ रही थी बक्सर, उससे पहले क्या थे कि अपने जो है प्रॉमिस करी थी, बेट लगा रखी थी उसने मराठा को कि उसको जो है बंगाल के रेवेन्यू से कुछ पैसे देंगे। द पेमेंट स्टिल थ्योरेटिकली लेफ्ट द कंपनी 12,30,000 रुपीज एंड इन यूरो 135500 each year from the Bengal revenue. The दीवानी caused a quick bubble in the East India Company. कंपनी को जो है दीवानी राइट्स मिला, उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को जो है अचानक से स्टॉक प्राइस तो बढ़े लेकिन कोई भी फायदा किसी को नहीं मिला। एज द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग द कैश इंक्रीज एज क्विकली, क्योंकि उनका जो कॉस्ट कलेक्शन का जो ये था वो काफ़ी अचानक से जो है वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, कंपनी कैपेसिटी टू कलेक्ट द रेवेन्यू। अब क्या हुआ कि पहले एक छोटा सा इनका एरिया था, लेकिन अब क्या हो गया कि एरिया बड़ा हो गया। तो एरिया बड़ा हो गया तो इसमें कॉस्ट कलेक्टिंग का जो भी टैक्स है, टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो भी इन लोगों को पैसा लग रहा था वो दायरा धीरे धीरे बड़ा हो गया। बहुत बाद में जो है 70 के बाद जो है इन लोगों का जो है थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज मिलिट्री को जो स्केल बैक किया गया इसके बाद। बट ऑन द ऑनसेट ऑफ द न्यू वॉर्स इन द 70s मोर देन द सोक्ड रेवेन्यू गेन फ्रॉम द दीवानी पुशिंग द कंपनी इनटू डेफिसिट। लेकिन क्या हुआ कि 70 के बाद में जो है अब देखेंगे 1770 के आसपास में जो है इन लोगों ने बहुत सारे बैटल करे, और जो बैटल करने में तो भाई पैसे तो लगते हैं ना। अब उस दरमियान क्या हुआ कि इनका जो भी दीवानी आता था वो सारा जो है सोक कर लेता था रेवेन्यू गेन फ्रॉम द
दीवानी, ठीक है, और कंपनी को फिर से कहाँ पहुंचा दिया, इन डेफिसिट में पहुंचा दिया। बाय 1780 दिस वंस प्रॉफिटेबल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वाज थिटरिंग ऑन द ईज ऑफ बैंकरप्सी, ठीक है, वो बैंकरप्सी से जूझने को तैयार था। वंस द प्रॉफिटेबल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वाज थिटरिंग ऑन ईज ऑफ बैंकरप्सी, और 1780 के बाद में जो है एक प्रॉफिटेबल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो है बैंकरप्सी के कगार पे पहुंच चुका था। ठीक है, मेन रीजन क्या थे कि वो अभी भी लॉस में था, तो सबसे बड़े दो मेन रीजन, एक क्या है कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज, और सेकंड क्या है कि करप्शन इन द EIC ऑफिसर, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो लोग काफ़ी करप्शन कर रहे थे। जो भी क्या करते थे कि ये लोग अपना पर्सनल ट्रेड जो है करना स्टार्ट कर दे रहे थे, और कंपनी के नाम पे जो है ये लोग लोगों से जो है अपना धन बढ़ाए चले जा रहे थे, और कंपनी को जो कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था। नाउ EIC court of directors and the politician went to the British and asked the 1 million pound as a loan, ठीक है, चूंकि लोन में थे तो ये लोग क्या किए कि गए ब्रिटिश के पास और जाकर के बोले 1 मिलियन पाउंड का लोन के लिए, बिकॉज दे बिकम बैंकरप्ट, क्योंकि वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुके थे। द ब्रिटिश एग्री टू गिव लोन एज गिव एंड टेक एंड दे टुक द पावर ऑफ रेगुलेटिंग द कंपनी अफेयर्स, लेकिन सबसे बड़ी बात की कि उन्होंने लोग एक शर्त रखा कि 1 मिलियन पाउंड एज अ लोन तो हम आपको देंगे, लेकिन उसके बदले में जो है गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होगा, और हम जो है आपका पावर टू मेक द लॉ रेगुलेटिंग कंपनी अफेयर्स, ठीक है, जिसको हम लोग बाद में बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट्स। मतलब क्या हुआ, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो है वो राइट उन लोगों ने मांग लिया। किसने मांग लिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उसके बाद फिर क्या है, 18 मई 1773 लॉर्ड नॉर्थ इंट्रोड्यूस द रेगुलेटिंग बिल्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब क्या होगा, जिस तरह से इंडिया में जो लोकसभा हो गया उस जगह उसी तरह से जो है ब्रिटेन में जो है वहाँ का जो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है 18 मई को 1773 में लॉर्ड नॉर्थ ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब है रेगुलेटिंग एक्ट। वाई रेगुलेटिंग एक्ट एंड हाउ, ठीक है, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया बाई रिवाइजिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रॉयल चार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर एवरी 20 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद जो है इसको 20 ईयर्स के लिए जो है 20 ईयर्स के लिए जो है इसको कंपनी का जो है रिवाइज कर दिया गया कंडीशन ऑफ द रॉयल चार्टर। मतलब रॉयल चार्टर जो है उसका लिमिटेशन कितना कितना दिन के लिए है, 20 ईयर्स के लिए सिर्फ है, फिर 20 ईयर्स के बाद फिर से इसको रिन्यू करना पड़ेगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट तीनों जो है सेम थिंग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब के रेगुलेटिंग एक्ट्स अभी तक कितने हुए, तो टोटल 5 रेगुलेटिंग एक्ट। पहला कौन सा था, तो पहला था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सेकंड कौन सा था, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1793। तीसरा 1834, 1833 एंड लास्ट कौन था, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1853। और इसके बाद जो है क्राउन रूल आ जाता है, ठीक है। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इंट्रोड्यूस हुआ। अब देखेंगे क्या है कि ड्यूरिंग द 77 द गवर्नेंस इन इंडिया इज डिसेंट्रलाइज। 1773 में क्या था कि इंडिया का जो गवर्नमेंट था वो जो है गवर्नेंस यहाँ का जो था 1773 में जो है इंडिया का जो गवर्नेंस था वो डिसेंट्रलाइज था। बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी इच गवर्न बाय दियर ओन गवर्नर्स। इनके भी अपने गवर्नर्स थे, इनके भी अपने गवर्नर, इनके भी अपने गवर्नर्स थे। लेकिन हुआ क्या है, तो बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये आपको सुधार लेंगे। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द बॉम्बे मद्रास वाज ग्रेजुअली स्टार्टेड कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका भी क्या होगा, इसका भी जो होगा आपका एक एग्जीक्यूटिव पावर होगा और दूसरा लेजिस्लेटिव पावर होगा। इसका भी होगा एग्जीक्यूटिव पावर होगा और लेजिस्लेटिव पावर होगा, और इसका भी होगा। तो ये क्या हुआ कि 1773 से धीरे धीरे जो है इसका लेजिस्लेटिव पावर जो है ये जाने लगा किसके हाथ में, ये बंगाल के गवर्नर के हाथ में ये चला गया। एग्जीक्यूटिव पावर इन लोगों के पास था, लेकिन इनका जो लेजिस्लेटिव पावर है वो बंगाल के गवर्नर के पास जो है हाथ में चला गया। स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, पहला स्टेप क्या था, ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन गवर्नेंस ऑफ इंडिया बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके बाद फिर क्या हुआ, वेरेन हेस्टिंग 1774 टू 1785 बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, ये याद रखेंगे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिक। ईस्ट इंडिया कंपनी आंसरेबल अकाउंटेबल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाया द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ये अकाउंटेबल किसके थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वाया द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू ऑडिट, ठीक है। नो ऑफिसर विल डू प्राइवेट जॉब, क्या प्रोहिबिशन डाला गया, ठीक है, गिफ्ट्स ऑफ एनी गिफ्ट्स एंड ब्राइब, और कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। ये देखेंगे फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश इन कलकत्ता एट फोर्ट विलियम एज एपेक्स कोर्ट इन 1774, ठीक है।
और उसके जो है पहले चीफ जस्टिस कौन थे, सर इलिजा इम्पे, ठीक है, वो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1774 में। उसके बाद फिर क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल वाज एस्टेब्लिश्ड 4 मेंबर इन बंगाल, देयर वेर नो सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्या हुआ कि ये गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव का जो है गवर्नर जनरल का जो है गवर्नर जनरल का 4 मेंबर का जो है बंगाल में बनाया गया, लेकिन इनका सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं था। दैट मीन्स क्या हम लोग कह सकते हैं कि बंगाल का जो एग्जीक्यूटिव पावर तो था, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर तो था लेकिन लेजिस्लेटिव पावर नहीं था, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू एक्सरसाइज द सिविल, क्रिमिनल, एडमायरल एंड द रिलेटेड, ये सारे जो है जुरिडिक्शन इनको दिए गए। उसके बाद क्या, डिसीजन वर टू बी मेड बाय द मेजोरिटी वोट एंड द गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग हैज अ कास्टिंग वोट। मेजोरिटी वोट से जो है कोई भी चीज को करेंगे, लेकिन जो गवर्नर जनरल का है वैरेन हेस्टिंग का, उनका जो है कास्टिंग वोट होगा। अगर मान लिए जब मामला फंसेगा तो लास्ट में जो वोट होगा उसको बोलेंगे कास्टिंग वोट। The regulating act laid the foundation of the central administration and instituted a system of parliamentary control. Regulating act जो था 1773 मार्क द बिगनिंग ऑफ, अब क्या था इसके बाद जो है कंपनी जो है ट्रांसफॉर्म कर गया क्या, फ्रॉम अ ट्रेडिंग बॉडी टू अ कॉर्पोरेट ऑफ अ न्यू काइंड, ठीक है। द इंटायरली एडमिनिस्ट्रेटिव इन इज ऑब्जेक्ट एंड सबऑर्डिनेट टू द पार्लियामेंट। अब क्या था, ये सबऑर्डिनेट हो गया टोटल पार्लियामेंट का, मतलब कंपनी जो है पूरी तरह से पार्लियामेंट के सबऑर्डिनेट हो चुका था। ये जो है गवर्नर जनरल अब जो बंगाल है, ठीक है, इनके 4 मेंबर्स हो गया, ठीक है, 4 मेंबर्स हो गए। और ये 4 मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इनका लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं था। अभी हम लोग बात किए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इनका नहीं है, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये असिस्ट करेंगे, ठीक है, दिस इज फॉर असिस्ट। दिस 4 मेंबर वर प्राइमरी एग्जीक्यूटिव, सेकेंडली लेजिस्लेटिव। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो है 4 मेंबर जो हुए, ये जो आपके 4 मेंबर है, ये पहले क्या है, पहले जो है ये एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, लेजिस्लेटिव बाद में है। मोदी इज प्राइमरली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी एंड सेकेंडरी अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी। पहले वो चुन करके आते हैं, बाद में जो है वो एग्जीक्यूशन का काम जो है करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या है, एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। इन बिटवीन जो है, जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट को कितने कितने दिनों के लिए किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट को जो है 20 ईयर्स के लिए जो है वो रिन्यू करना पड़ता था। लेकिन इन बिटवीन जो 20 ईयर्स जो है 1773 के बाद एक हमारा आया, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, उसको द पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। बिकॉज ऑफ द EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी था, कॉपरेट नहीं कर रहा था ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के साथ, तो पिट जो है ऑन 13 अगस्त, तो पिट जो था ऑन 13 अगस्त 1784 को रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 थी, इसमें जो भी खामियां थे उसको दूर करने के लिए जो है और ब्रिटिश कंट्रोल हो अच्छे से हो, इसके लिए जो है पिट्स एक नया एक्ट लेकर के आते हैं। यह एक्ट जो है लाया गया जिससे जो है कंपनी को जो है सुपरवाइज और रेगुलेट किया जाएगा, लेकिन सेइंग ये नहीं रखना चाहता था, अपना कोई भी से नहीं रखना चाहता था। दिस एक्ट हैज प्रूवन टू बी अ फेल्यूर विद इन द फ्यू ईयर्स। ये जो है कुछ दिनों के बाद जो है, कुछ सालों के बाद इसको जो है फेल्यूर माना गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक मोर एक्टिव रोल इन अफेयर्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि ये लोग कॉपरेट नहीं कर रहे थे, तो कंपनी देखा कि पिट्स इंडिया एक्ट से भी बात नहीं बनी, तो कंपनी जो है अब ज़्यादा एक्शन लेना चाह रहा था और चाह रहा था कि हम लोग जो है एक्टिवली जो है रोल जो है कंपनी का, उसको जो है कंपनी के अफेयर्स को जो है एक्टिवली कंट्रोल करेंगे। ये 1858 तक ये सारा चीज़ चलता रहता है। लीगल मैटर, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसको बनाया गया, लीगल अफेयर्स के लिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रेस्पॉन्सिबल बनाया गया, ठीक है। डबल गवर्नमेंट चली। द कंपनी वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द कोर्ट ऑफ, सॉरी यहाँ कोर्ट देख लेंगे, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो डबल गवर्नमेंट चली, कंपनी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। द गवर्नर जनरल काउंसिल स्ट्रेंथ वॉज रिड्यूस टू 3। जो 4 था, 4 से इसको रिड्यूस कर करके 3 पे ले आया गया। वन ऑफ द 3 वुड बी द कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश। अब इसमें क्या हुआ कि एक जो होगा 3 मेंबर में जो एक मेंबर होगा कौन होगा, कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन आर्मी इन इंडिया। प्रेसिडेंसीज ऑफ द मद्रास बिकम द सबऑर्डिनेट टू द बंगाल प्रेसिडेंसीज। अब क्या है कि 1784 में वो क्या था कि अपना अलग अलग सिर्फ उनका लेजिस्लेटिव पावर लिया गया था, लेकिन 1784 में क्या कर दिया गया, उनका जो है सबऑर्डिनेट कर दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसीज के अंदर में जो है उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया। कलकत्ता बिकम द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन। कलकत्ता जो है, कलकत्ता बिकम द कैपिटल, कलकत्ता जो है कैपिटल बन गया। द एक्ट मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो एक्ट हुआ, ये एक्ट क्या हुआ, एक डिस्टिंक्शन बताया किस चीज में, कमर्शियल
और पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया वॉज यूज। तो पहला ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कब यूज हुआ, तो ये आपका यूज हो गया 1784 में, फर्स्ट टाइम इसको जो यूज किया गया। दिस एक्ट गिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। यही एक्ट जब आपसे पूछा जाएगा कि विच एक्ट गिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये कौन होगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आगे देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या रहा, पिट्स इंडिया एक्ट का जो है सिग्निफिकेंस क्या रहा। तो इसका सिग्निफिकेंस ये रहा कि कंपनी बिकम सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, unlike in the previous regulating act 1773 where the government only sought to regulate the matter not take over। इससे पहले क्या होता था कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था उसमें जो है सिर्फ कंट्रोल करना चाह रहा था, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में ये क्या कर दिया, सबऑर्डिनेट हो गया किसके अंदर में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में। फेल्योर ऑफ द पिट्स, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको पता चला होगा कि ये फेल हो गया। उसके फेल्योर के पीछे क्या कारण था, द गवर्नर जनरल हैड टू सर्व द टू मास्टर। अब क्या था कि इंडिया में जो है, बंगाल में जो है गवर्नर जनरल थे, उनको दो मास्टर को सर्व करना पड़ रहा था। कौन कौन से मास्टर थे, एक तो था आपका ब्रिटिश क्राउन, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे देख लेंगे, द ब्रिटिश क्राउन, एंड देयर वॉज नो क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इन दोनों के बीच में जो है कोई भी क्लियर बाउंड्रीज नहीं था। द एक्ट डिड नॉट प्रूव टू बी अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ऑफ द कंसर्न ऑफ द कंपनी अफेयर्स। कंपनी का जो भी अफेयर्स था, जो भी प्रॉब्लम था, उसका ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं था। पिट्स इंडिया एक्ट वाज देयरफॉर सब्सिक्वेंटली इनेक्टेड इन 1784 एज अ फ्री रेडिकल रिफॉर्म्स। इसलिए ये कह सकते हैं कि सब्सिक्वेंटली जो है इनेक्ट किया गया था वो फ्री रेडिकल रिफॉर्म्स था, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का कोई सोल्यूशन नहीं था। चलिए आज तक इतना है। कल जो है इसके बाद जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1793। तब तक के लिए थैंक यू।